हेलो साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। डेली प्रैक्टिस सेट का आज 10वां वीडियो एपिसोड है, जिनमें कुल 60 प्रश्नों का संग्रह किया गया है। तो बिना देर किए हुए आते हैं इनके पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो साथियों, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो मुखर्जी कप ये सब फुटबॉल से हैं, जबकि क्रिकेट से हैं सीके नायडू ट्रॉफी, देवघर ट्रॉफी और वर्ल्ड कप, जबकि वो राइडर कप गोल्फ से संबंधित है, जबकि वॉकर कप गोल्फ से संबंधित है, जबकि बैडमिंटन के लिए अमृत दीवान कप, चड्डा कप। और उसके बाद चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन नीति आयोग का पदेन सभापति होता है? तो साथियों, नीति आयोग का पदेन सभापति भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था और ये हुआ था योजना आयोग के स्थान पर। तो योजना आयोग का स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा और विधान परिषद दोनों के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष ही होता है, जबकि लोकसभा और विधानसभा इन दोनों का कार्यकाल यानी इन दोनों के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। एक बात ध्यान रखना है साथियों, राज्यसभा के सदस्य लगा रहे तब इनका कार्यकाल 6 वर्ष होगा। अगर राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाएगा तो वो अस्थाई है, क्योंकि इनका कार्यकाल नियमित नहीं है, यह अस्थाई है, कभी विघटन नहीं होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था और ये गुजरात में स्थित है, जबकि कालीबंगन राजस्थान में स्थित था। और सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे मेरठ उत्तर प्रदेश में है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी, जबकि रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज किया था, और जबकि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। और जबकि आवर्त सारणी का पिता या आवर्त सारणी का नियम मेंडलीफ ने दिया था 1869 ईस्वी में। जबकि रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने किया था सन 1628 ईस्वी में। और रक्त परिवहन जो होता है शरीर में, हृदय, रुधिर, धमनी, ये सीरा इत्यादि माध्यमों से होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश की किरणें को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कुल 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और जबकि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड लगता है, यानी चंद्रमा से उत्सर्जित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड, और इस सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। न्यूमिस्मेटिक में किसका अध्ययन किया जाता है? यानी न्यूमिस्मेटिक्स है क्या? तो साथियों, न्यूमिस्मेटिक में धातु और सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, यानी धातु और पुराने सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक में किया जाता है। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? तो पेयजल को शुद्ध करने के लिए इसमें ब्लीचिंग पाउडर,
और क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इनके डालने से ये जल में जो गंदगी होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और पानी, शुद्ध पानी ऊपर रहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो साथियों, इनका मैंने ट्रिक्स बना रखा है, जो सतलज नदी पे बना हुआ परियोजना है, बांध है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना और इंदिरा गांधी नहर परियोजना, कोलडैम परियोजना, ये सब सतलज नदी पर स्थित हैं। जबकि सलाल परियोजना और दुलहस्ती परियोजना और बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर हैं, और जबकि ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर हैं और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। यानी बड़ा ग्रह बृहस्पति और छोटा ग्रह बुध है। ये यूरेनस अरुण है, अरुण को लेटा ग्रह कहते हैं, और अरुण को जो है कुल ग्रहों की संख्या 27 है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यह रात्रि में लाल रंग की दिखाई देता है। तो मंगलों के उपग्रह की संख्या 2 हैं, फोमोस और डीमोस। तो और शनि को जो है पीला तारा के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान में शनि के उपग्रह की संख्या 82 है और बृहस्पति के उपग्रह की संख्या 79 है। यानी सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के पास, और बुध और शुक्र के पास उपग्रह नहीं है। बृहस्पति के पास 79 उपग्रह, और सबसे बड़ा उपग्रह जो है बृहस्पति के ही उपग्रह हैं गैनीमेड, और सबसे छोटा उपग्रह मंगल के उपग्रह हैं डीमोस। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, पायरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो साथियों, पायरिया रोग ये जो है विटामिन सी के कमी से मसूढ़े से खून निकलने लगता है, यानी ये मसूढ़ा को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, यूजीसी में जी का पूर्ण रूप क्या है? यानी फुल फॉर्म यानी पूछ रहा है जी का। तो साथियों, यूजीसी यूनिवर्सल ग्रांट्स कमीशन, यूनिवर्सल ग्रांट्स कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, और इनका स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। और जी का अर्थ यहाँ पे निकल गया ग्रांट्स। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक अरुंधति राय हैं, और इन्हीं पुस्तक के लिए अरुंधति राय को बुकर प्राइज मिला था। और अमृता प्रीतम ये भी प्रसिद्ध लेखिका हैं, और इनका पुस्तक जो है कागज ते कैनवास और 49 डेज, ये प्रसिद्ध पुस्तक हैं 49 डेज और कागज ते कैनवास, अमृता प्रीतम की। चलते हैं अगले प्रश्न में। पूर्वी तटवर्ती रेलवे यानी ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों, ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है, जबकि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो साथियों, मैंने इनका पूरा ब्यौरा आपको पहले क्वेश्चन में दिखा दिया। तो रात्रि के समय लाल दिखाई देता है ये मंगल ग्रह, ऑप्शन ए। जबकि पीला तारा शनि को कहा जाता है, जिसके पास 82 उपग्रह हैं, और बृहस्पति के पास 79 उपग्रह हैं, ये सभी ग्रहों से बड़ा है। बुध के पास एक भी उपग्रह नहीं है, और ये सबसे छोटा उपग्रह है। एक बार फिर जान ले कि मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोमोस और डीमोस। डीमोस उपग्रह सभी उपग्रहों में सबसे छोटा है,
और बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं, जिनमें एक है गैनीमेड, जो सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। चलते हैं अगले प्रश्न में। आणविक ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो आणविक ऊर्जा केंद्र ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। पृथ्वी पर ऋतुएं होने का प्रमुख कारण क्या है? तो साथियों, पृथ्वी पर ऋतुएं होने का प्रमुख कारण है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और इसकी धुरी का 66.5 डिग्री पर झुकाव होना। यानी ऋतुएं का ऋतुएं पृथ्वी पर ऋतुएं का कारण है सूर्य का पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करना, और ये पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना और पृथ्वी के अपने धुरी पर जो है 66.5 डिग्री झुका होना। चलते हैं अगले प्रश्न में। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो साथियों, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है, उद्गम स्थल है, और यह जो है महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश में बहती हुई, यानी महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल के खाड़ी में गिरती है, ऑप्शन ए। और गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की। चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो प्रत्यावर्ती का अर्थ होता है लौटती मानसून। तो साथियों, लौटती मानसून के कारण तमिलनाडु में जो है जाड़ों के दिन में जनवरी फरवरी में वर्षा होती है। लौटती मानसून या प्रत्यावर्ती मानसून को दक्षिण पूर्व मानसून भी कहा जाता है। तो अधिक प्रभाव तमिलनाडु में पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो ये दादर और नगर हवेली जो है भारत के गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य के बीच में स्थित है, और दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप को विलय कर दिया गया है, जिनका राजधानी दमन है, और दादर नगर हवेली एवं दमन को विलय कर दिया गया 26 जनवरी 2020 को, जो गुजरात व महाराष्ट्र के बीच में हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। घना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो घना पक्षी अभयारण्य भारत के राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में स्थित है। फिर चलते हैं आज के अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 22 में। सरदार सरोवर बांध परियोजना किस राज्य में है? तो सरदार सरोवर बांध परियोजना ये ताप्ती नदी पर स्थित है, और यह जो है गुजरात राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गैर शहतूत यानी नन मलबरी रेशम उत्पादित करता है? तो साथियों, गैर शहतूत रेशम का उत्पादन जो है उड़ीसा राज्य में होता है, जबकि शहतूती रेशम का उत्पादन भारत के कर्नाटक में होता है। भारत में 4 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है: शहतूती, मलबरी, टसर और एरी। यानी ये 4 प्रकार के रेशम का उत्पादन भारत में होता है। गैर शहतूती रेशम सर्वाधिक मात्रा में उड़ीसा में, जबकि शहतूती रेशम सर्वाधिक मात्रा में कर्नाटक में। चलते हैं अगले प्रश्न में। भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह में कह रहा है प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? तो ये कोलकाता, पारादीप, चेन्नई, तूतीकोरिन ये सब और विशाखापट्टनम ये सब जो है पूर्वी तट पर ही स्थित है, लेकिन इनमें जो है प्राकृतिक सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो विशाखापट्टनम है, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो सरयू नदी के तट पर अयोध्या है, ऑप्शन नंबर सी। जबकि पटना गंगा एवं सोन नदी पर स्थित है, और इलाहाबाद गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदी के संगम पर है,
और वाराणसी गंगा नदी के किनारे है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु प्रयुक्त उपकरण है। तो वायु में आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। जबकि बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है। तो पृथ्वी के नीचे द्रवीभूत शैल मूल या मैग्मा कहलाता है, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न में। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं, जबकि अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार बाद में जोड़ा गया और उसको बैंक ऑफ स्वीडिश के द्वारा दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। भारत में 2 सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है। तो सबसे ऊंचा शौर्य सम्मान है परमवीर चक्र, और दूसरा है महावीर चक्र, और तीसरा है सबसे ऊंचा वीर पुरस्कार वीर चक्र। चलते हैं अगले प्रश्न में। रॉबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है। तो रॉबर्ट्स कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न में। मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है। ये मैरी कॉम जो है प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं और यह मणिपुर राज्य से संबंधित है, और इनके गुरु थे डीको सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से किसने कहा, मध्य रात्रि की टकोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो यह प्रसिद्ध कथन कहने वाले थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी। चलते हैं आज के 33वें सवाल में। आज का 33 नंबर के सवाल है, कह रहा है हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। तो हिरोशिमा दिवस जो है 6 अगस्त को मनाया जाता है और नागासाकी 9 अगस्त को। हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था, और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को। इसीलिए हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त और नागासाकी दिवस 9 अगस्त। चलते हैं अगले प्रश्न में। नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि 14 नवंबर को डायबिटीज डे और बाल दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, और ये भारतीय। तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय था मेजर राकेश शर्मा, जो 1984 ईस्वी में अंतरिक्ष में गया था। इनका जो है नाम, यह जो है इनका सुयोज T2 नामक यान से गया था, सुयोज T2। चलते हैं अगले प्रश्न में। नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। तो नियाग्रा जलप्रपात USA और कनाडा में है, तो ये हो जाएगा USA में स्थित है, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO, इनका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ, और इनका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। इनके 6 मुख्य अंग हैं, जिनमें 5 अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है, और 1 अंग द हेग में नीदरलैंड में स्थित है, और वो है इनका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। चलते हैं अगले प्रश्न में। किसके पास वीटो पावर नहीं है। तो साथियों, सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 10 सदस्य वो अस्थायी होते हैं और 5 सदस्य जो है अस्थायी होते हैं। तो 5 सदस्य में जो भी देश आते हैं उनके पास वीटो का पावर है। वो देश हैं A, B, C, F, R, यानी अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रूस
तो देखिए जर्मनी का इनमें नाम नहीं आ रहा है, यानी जर्मनी होगा जिनको वीटो पावर नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रूस, ये पांचों देश को वीटो शक्ति प्राप्त है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो साथियों, चिपको आंदोलन के प्रणेता वो थे सुंदर लाल बहुगुणा, ऑप्शन बी, जिनका हाल ही में मृत्यु हो गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो साथियों, इन सब में आप देख रहे हैं मणिक, पन्ना, नीलम, ये सब नहीं है, जबकि हीरा एक तत्व है, आप सब जानते ही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा था? तो मानव द्वारा सबसे प्रथम संश्लिष्ट रेशा वो नायलॉन था, जबकि सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयॉन कहते हैं। तो मेरा ऑप्शन ए होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में होता है? तो रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में जो होते हैं वो है दो फिलामेंट, यानी ट्यूब में जो है दो फिलामेंट लगते हैं, एक छोर पे और एक दूसरे छोर पे, यानी दो फिलामेंट की आवश्यकता, और फ्लोरेसेंट पदार्थ होते हैं और पारे का वाष्प भरा रहता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले वो युक्ति हैं, यंत्र हैं बैटरी, जबकि डायनमा का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। चलते हैं अगले प्रश्न में। जबकि हीटर का कार्य है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलना। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, डैश का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है? यानी किनके अपघटन से या अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का मस्तिष्क कोशिका प्रभावित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़े स्तनधारी में वो नीली व्हेल है जो सबसे बड़ी स्तनधारी है, जबकि स्थल पूछा रहेगा तो होगा अफ्रीकन हाथी। स्थल स्तनी तो हो जाएगा अफ्रीकन हाथी, और सबसे बड़ी रहेगा लिखा हुआ बड़ा जीवित स्तनधारी तो होगा नीली व्हेल। चलते हैं अगले प्रश्न में। एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित हैं? तो एलिसा जांच जो है वो एड्स संबंधी जांच के लिए परीक्षण किया जाता है। तो एलिसा और वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट ये सब एड्स रोग के जांच के लिए किया जाता है, जबकि टाइफाइड के लिए जो है विडाल टेस्ट किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। सूर्य से निकला प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है? तो साथियों, सूर्य से निकलने के बाद जो है प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 16.6 सेकेंड में पहुंचता है। ये पहले भी प्रश्न था, यानी ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न में चलते हैं। हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक हैं? तो साथियों, विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति के पिता MS स्वामीनाथन हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित का मिलान करें। तो मिलान करते हैं। तो साथियों, मोतियाबिंद जो है वो आँख को प्रभावित करता है,
मोतियाबिंद आँख को, और उसके बाद पीलिया जो है या जॉन्डिस यकृत को प्रभावित करते हैं, और मधुमेह जो है हमारे पाचन ग्रंथि यानी अग्नाशय को प्रभावित करते हैं, और एस्टोमेटाइटिस ये जो है जीभ को प्रभावित करता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक वो राजा खारवेल था। यानी ये राजा खारवेल कलिंग क्षेत्र पर जो है सबसे महान शासक था, और यह चेदी वंश से संबंधित है। यानी पूछा जाए कि राजा कलिंग किस वंश से संबंधित है, तो चेदी वंश से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी थी। तो साथियों, कनिष्क की प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर या पेशावर था, जबकि कनिष्क का दूसरा राजधानी मथुरा था। यानी पहला राजधानी पुरुषपुर या पेशावर, दूसरी राजधानी मथुरा। चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन भारत का नेपोलियन कहलाता है? तो साथियों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने आर्यावर्त के 9 राजाओं और दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को पराजित किया। इसी उपलब्धि के कारण वी.ए. स्मिथ या विसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा था, और इसे कविराज भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास वंश से संबंधित हैं? तो साथियों, दास वंश या ममूलक वंश एक ही हुआ, या गुलाम वंश एक ही वंश हुआ। तो इनसे संबंधित थे इल्तुतमिश। यह जो है गुलाम वंश की स्थापना करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। यानी 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश या गुलाम वंश का स्थापना किया, जिनका महान शासक उनके दामाद इल्तुतमिश हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित सूची का मिलान करें। तो साथियों, कुछ इधर दिया हुआ है और कुछ ऑप्शंस उधर दिया हुआ है अगले पार्ट में। तो देखते हैं। ये जो है हजरत निजामुद्दीन औलिया, यह जो थे सूफी संत थे। यानी हजरत निजामुद्दीन औलिया ये सूफी संत हैं। और उसके बाद मलिक काफूर, इसे 1000 दिनारी कहा जाता है, यानी ये दिनारी थे। जबकि अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने नियमित दाम व राशन की शुरुआत किया था। यानी नियमित दाम और राशन का शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया। उसके बाद है जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी जो है दास वंश को उखाड़ फेंका था। यानी ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, जलालुद्दीन जो है, क्योंकि दास वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश का शासन हुआ, और वह जो है उसके संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। तो आगे चलते हैं। तो वही बात है जो मैंने आपको ऑप्शन बताया कि 1000 दिनारी मलिक काफूर, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संतों को ध्यान में रखें। तो साथियों, सबसे पहले जान ले कि कबीर का जन्म हुआ था 1440 ईस्वी में, और गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में, और चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था 1486 ईस्वी में। जबकि तुलसीदास का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में। यानी ऑप्शन नंबर आप मिलान कर लीजिए, ये किस में मैच हो रहा है।
तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा कहाँ का विजय स्मारक है? तो अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा यह जो है गुजरात के विजय का जो है स्मारक है, क्योंकि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है फतेहपुर सीकरी में अकबर ने 1572 ईस्वी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। चलते हैं अगले प्रश्न में। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन थी? तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी ने सन 1674 ईस्वी में अपने राजधानी रायगढ़ में राज्याभिषेक कराया और राज्याभिषेक करने के बाद छत्रपति का नाम धारण किया और इनका मृत्यु 1680 ईस्वी में 53 वर्ष की अवस्था में हो गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अल हिलाल समाचार पत्र के संपादक वो प्रमुख थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब्दुल नहीं होगा भाई, यहाँ अबुल होगा, यानी ऑप्शन सी। तो चलते हैं आज के अगले सवाल में। कहता है युवा बंगाल आंदोलन यानी यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया कौन था? तो साथियों युवा बंगाल आंदोलन जो है करने वाले थे शुरुआत हेनरी विवियन डिरेजियो, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है मुद्रा का अवमूल्यन यानी अवमूल्यन का तात्पर्य क्या है? तो साथियों यह होता क्या है? मुद्रा का अवमूल्यन यानी हम जानबूझकर किसी दूसरे देश की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम करना ही मुद्रा अवमूल्यन कहलाता है। तो देखिए ऑप्शन मेरा जो है सी है, यानी विदेशी मुद्रा की तुलना में किसी मुद्रा जो है विदेशी मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य में कमी करना ही मुद्रा अवमूल्यन कहलाता है। यह जो किया जाता है आयात को कम करना तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तो आज ये मेरा सेट ख़त्म हुआ। तो दोस्तों ये कैसा लगा आप लाइक कमेंट शेयर के माध्यम से या सब्सक्राइब करेंगे अगर अच्छा लगा है तो फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में।